नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र शिवहर। रितु जायसवाल जी आज चुनाव से पहले एक बार भी शिवहर आने का काम किए हैं। शिवहर आज पूरे बिहार में पिछड़ा क्यों है? अच्छा रोजगार दिए हैं, घर घर शराब मिलता है, सरेहा तक में बिजली है और हर जगह ट्रांसफार्मर है। लालू की सरकार में सब गायब हो गए। शिवहर से डिबेट शुरू करते हैं, उससे पहले हम मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। जेडीयू से विजय विकास हैं जो एनडीए की उम्मीदवार लवली आनंद का पक्ष रखेंगे। लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है और जेडीयू से मैदान में उतरी हैं। आप देखिए आरजेडी से अरुण कुमार जी हैं जो रितु जायसवाल जी के पति भी हैं और जो महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं उनका पक्ष रखेंगे। बीजेपी से नूतन माला सिंह जी हैं जो एनडीए की उम्मीदवार हैं लवली आनंद, उनका पक्ष रखेंगी। कांग्रेस से वशिष्ठ राउत हैं जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल, उनका पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है जेडीयू के विजय विकास जी से कि जनता आपको 5 साल के लिए क्यों चुने, आपने पिछले 5 साल में क्या किया है और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे कि जनता आपको चुने। हम लोग वंशवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करते हैं और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई वंश के लिए मर रहा है, कोई धृतराष्ट्र बन गया हुआ है। द्वापर में धृतराष्ट्र हुआ करता था और आज एक कलयुगी धृतराष्ट्र है। तो उससे जनता को समझना है कि ना जनता वंशवाद की राजनीति करेंगे या विकास की राजनीति करेंगे। और बिहार का कोई भी एक ऐसा घर, चाहे वो सबसे निचले तबके से लेकर सबसे ऊपर तबके का घर हो, अगर उसमें से कोई भी एक व्यक्ति आज खड़ा होकर कह दे कि नीतीश कुमार जी का लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक नहीं पहुंचा है, तो मैं आज से प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे देता हूं। शायद ही बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं मिले जो ये कह सके कि उनकी जरा ये योजना का लाभ हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात करें तो आज भी कोरोना काल से पहले शुरुआत से लेकर आज तक 2024 तक आपको अन्न सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। उसके बाद आपको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रहा है। अभी एक हादसा हुआ यहाँ पे, एक हार्ट ऑपरेशन हुआ और उसी 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के बदौलत उनका बिल का भुगतान किया गया। तो वो लोग जाने जो कह रहे थे 15 लाख कहाँ है, 15 लाख कहाँ है। आज 3-3, 4-4, 5-5 लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उसके घर में ऑलरेडी 25 लाख स्टॉक कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने और किसी की जान ना जाए इसकी गारंटी कर दी। तो यहाँ लाइफ की भी गारंटी ले रहे हैं, यहाँ पे समाज की भी गारंटी ले रहे हैं और जीने और जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तक का यहाँ सारा कुछ है। और रह गई बात 2005 से पहले कोई मर जाता था बिजली के चपेट में आके, कोई बाढ़ में डूब के मर जाता था या प्राकृतिक बिजली की आपदा से मर जाता था तो उसको 1 पैसा कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज सरकार ने सामाजिक रूप से इतना सुरक्षित कर दिया कि अगर किसी के साथ दुर्घटना हो गया तो सरकार उसके घर में 4 लाख तक एज ए टेम्पोरली उनको हेल्प के लिए, कम से कम उसके परिवार का कोई आय वाला आदमी मर जाता है तो उसके लिए एक सहयोग राशि के रूप में देती है। तो उसके लिए एक वोट निकालने के लिए तो बिहार की जनता एकदम पागल की तरह 25 तारीख का इंतजार कर रहा है। जिस दिन 25 तारीख आएगा ये ईवीएम बोलेगी कि यहाँ पे सिर्फ नीतीश और नमो की ही राज चलेगी। केवल नीतीश और नमो की राज चलेगी ये कह रहे हैं और योजनाओं की गिनती करा दी है कि कई योजनाएं इन्होंने किया कि घर घर बेनिफिशियरी है और उसी आधार पे इनके उम्मीदवार को वोट पड़ेगा। जैसे 567 करोड़ रुपया का बोला गया आवंटित किया जा रहा है रेलवे बनाने के लिए, 1998 से आप बोलते जा रहे हैं, 567 आपने बोल भी दिया, दे रहे हैं। मैं डीआरएम से बात करने की कोशिश किया, डिविजनल ऑपरेटिंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश किया, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर से बात करके बोला कि नहीं साहब पैसे नहीं आए हैं, लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता है। मतलब कि खाली चुनाव के टाइम में आपने घोषणा किया, फिर आप चुनाव आएगा, फिर इसके बाद 1998 से 2024 हुआ तो 2047 में जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो रेलवे आपके हिसाब से शिवहर में आ जाएगा। रीगा चीनी मिल के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्यों नहीं है? आपने बोला कि हम मोतिहारी शुगर मिल का शुगर की चाय पियेंगे, मोतिहारी में चीनी वाला चाय पियेंगे। भाई मोतिहारी में तो आप चाय कुछ बात ही नहीं कर रहे। मतलब वादे पर वादे आप शिवहर के साथ कर रहे हैं और शिवहर में कोई वादे का रूपांतरण धरती पे नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कहीं और हो रहा होगा, यहाँ नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ एक मजबूत प्रतिनिधि चाहिए जो जमीनी स्तर पर जमीन पर बात करके इनको रूपांतरण कर सके। देखिए स्थानीय मुद्दों की बात उन्होंने की और फिर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पे जो वायदे हुए वो पूरे नहीं हो पाए। तो शिवहर को एक जमीनी स्तर पर काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को धन्यवाद देती हूं और आभार व्यक्त करती हूं। जहां तक स्थानीय समस्या की बात है, आप शिवहर जब पैदा लिया तब से लेकर अभी तक का बैकवर्ड जाकर इवैल्यूएट कीजिए, कहां से टापू से निकलकर हम कहां तक पहुंचे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि लोग बोलते हैं कि मैं छोटी
चीजों पे बात नहीं करूंगा और बहुत ऊंची राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं तो कहती हूं कि आज से 10 साल पहले जो हमारे भारत का स्वरूप था विश्व में और आज जो स्वरूप है उसमें जमीन और आसमान का अंतर आया है। एक नरेंद्र वो भी था, 1893 की बात है, जो पूरी पश्चिमी सभ्यता हमारे देश को तीसरी दुनिया का देश बोलता था, सपेरों का देश बोलता था। वहां जाकर उन्होंने अपने वैदिक दर्शन का परचम लहराकर भारत का एक स्वाभिमान स्थापित किया पूरे विश्व के मानस पटल पे। उसी तर्ज पे आज जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधान सेवक हैं, वो उनका जो एजेंडा है काफी वाइड है, उनका जो विजन है बहुत ही दूरदर्शी है। चाहे बेटियों के उड़ान की बात हो, बेटियों के सशक्तिकरण की बात हो, आपके सेहत की बात हो, आपके पेट में राशन की बात हो, रोशनी की बात हो, पानी की बात हो, कितना लाभ और कितनी चिंताएं उस प्रधान सेवक के सोच में समाहित है, उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूं आपको तो शायद फेहरिस्त लंबा हो जाएगा। इसलिए और ऐसा कोई सरकार नहीं हुआ। प्रकृति का शाश्वत सत्य है कि विषमता थोड़ी बहुत हर कालखंड में व्याप्त रहा है, लेकिन हाँ, विषमता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे मानव सभ्यता को प्रभावित करे। आज आपको जहां आप उत्थान किए हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करने का जरूरत है। हमेशा आप नकारात्मक पक्ष लेकर ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज जब 23 वर्षों बाद हमारे देश को G20 की अध्यक्षता का शुभ अवसर मिला, तो अमेरिका के सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, मोदी इज नवाब ऑफ निगोशिएशन, मोदी इज किंग ऑफ कंसेंसस, मोदी इज मोमेंट। हाँ, बेशक 19वीं सदी ब्रिटेन का रहा, 20वीं अमेरिका का, लेकिन 21वीं हमारे भारत की सदी है, हमारे भारत की सदी। पहले लोग हमें मजबूर कहते नहीं थकते थे और आज मजबूत भारत कहते नहीं थकते हैं। तो हम तो इन सारी चीजों को देखते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि इस सदी में जन्म लिए ऐसे प्रधान सेवक मिले कि हमारी हर, जैसे आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो, शैक्षणिक सशक्तिकरण हो या फिर शारीरिक सशक्तिकरण हो, हर सशक्तिकरण की दिशा में वो इंसान काम कर रहा है, वो अवतारी पुरुष है। आज हम आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात, लोग यहाँ बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता। क्या आपको लगता है कि सिर्फ रोटी से जिंदगी चलती है? रोटी और राम दोनों चाहिए। आस्था और अस्तित्व दोनों को मिलाकर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उस दोनों के निर्माण के लिए एक तरफ राम और दूसरी तरफ रोटी जरूरी है। इससे आप नहीं इनकार कर सकते हैं कि मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, वो हमारे आस्था का केंद्र है। और हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सूर्योदय देखा राम मंदिर के निर्माण के साथ। हमने धारा 370 को धाराशायी किया। जो कभी कहते थे कांग्रेस वाले कि देश जल जाएगा, धारा 370 हटेगा तो, 3 तलाक हटेगा तो देश जल जाएगा। देश तो नहीं जला, पर कांग्रेस जल गई। कांग्रेस जल गई, और जो है रोटी की चिंता करेंगे तो राम की भी चिंता करनी होगी। इस कार्यक्रम में मीडिया कर्मी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी दिया में तेल नहीं, दिया जलाने आए थे मजार पर, परंतु दिया में तेल नहीं डाला, सिर पर तेल डालकर जला दिया। कैसे? आपने देखा है उन्होंने 14 में घोषणा किया था कि मैं सारे किसान की आमदनी को मैं 22 तक दुगुना कर दूंगा। उन्होंने वादा किया था 15 करोड़ काला धन ला करके, काला धन सारे लोग को खाता में, लेकिन काला धन तो नहीं लाए, लेकिन भ्रष्टाचारियों को सरदार बन गए। जितने भी भ्रष्टाचारी है उनमें उनके जाकर उनके वॉशिंग मशीन में शुद्ध होता है, जैसे अमृत से भी शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। आप बताइए, जिस देश के 81 करोड़ 35 लाख लोग 5-13 रुपया के भीख पर जिंदा रहने वाला है, वह कैसे विकसित देश होगा? महंगाई है। नरेंद्र मोदी आज 400 पार कहते हैं, लेकिन जनता कह रही है 200 भी पार नहीं होगा। देखिए, 400 पार की आप बात कर रहे हैं, 200 पार भी नहीं पहुंचेगा। अरे सुनिए, अभी 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी हर शख्स को है, हर बंदे को है। तो आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम 400 पार जा रहे हैं। हमारा शिवहर भूखा है। हमारे राज्य में 38 जिले हैं। नालंदा जिला उत्तरोत्तर प्रगति के ग्राफ पे बढ़ता जा रहा है। शिवहर को भिखमंगी के कगार पे हमारे जिला को क्यों रखा गया है?
नालंदा जो है विभिन्न पैमानों पे ऊपर क्यों है और शिवहर के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? बात सही है अरुण जी, अगर कह रहे हैं ये बात तो पहले जब कही कि सिंघवानी पंचायत में इनकी पत्नी मुखिया है और ये इस स्तर पे बात किया है और नीतीश जी के सेक्रेटरीट के द्वारा पुल का फेल्यूर कर दिया गया, तो मैं बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इंसान को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। आप सिंघवानी पंचायत की मुखिया थी और आप ही के पंचायत में एक दलित वार्ड मेंबर था वीरेंद्र राम, उसको आप लात जोता और घूसों से पिटवाते हैं और रंजीत कुमार आईएएस रहता है और रंजीत कुमार के आईएएस के सामने कोर्ट में केस जाता है और आपकी 13 डिबिया तेल जल जाती है और आप फरार रहती है। वो कौशल्या माझी करके एक औरत है, उसके साथ भी आपने ये भी किया, तो ये फिर कौन सी न्याय संगत बात कर रहे हैं? और जहां तक पुल की बात मैं करता हूं, और एक बात और मैं कहूंगा आपके माध्यम से, प्रत्याशी को कभी भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप लोकसभा में आइए और शिवहर का ये सबसे बड़ा संस्कार रहा है कि हम महिलाओं का अपने बहन और माँ के समान इज्जत देते हैं, चाहे रमा देवी हो, चाहे रितु जायसवाल हो, चाहे नूतन जी हो या लवली आनंद। जो नेता कह रहे हैं वही मुद्दे हैं जनता के बीच में। जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो है ना विकास हुआ है। नीतीश जी के द्वारा जो है पहले शिवहर में जो है ना आने में मुजफ्फरपुर से या पटना से दिन भर लग जाता था, लेकिन आज जो है कोई समय नहीं लग रहा, मात्र 1 घंटा के अंदर में जो है मुजफ्फरपुर से शिवहर आ सकते हैं। विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, शिवहर से, शिवहर के जनता लोग को सबको प्रणाम करता हूँ। नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं और वही अच्छा काम का नतीजा है जो आज लवली मैडम को टिकट मिला है और शिवहर से भारी मतों से विजयी होते जा रहे हैं। मैं आपसे 10 साल पहले की कहानी कह देता हूँ, जिस समय लालू का सरकार था और उस समय डुबा पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ था, लोहा और लकड़ी का पुल था, जिस पे इतना डार भर पानी हिल के हम लोग गरीब सीतामढ़ी से और शिवहर आया करते थे। उस समय छड़ गिरा था, बालू गिरा था, गिट्टी गिरा हुआ था। लालू के सरकार में सब गायब हो गए और जनता दहाड़ में दहाके के मर गए। उस समय कोई कुछ नहीं करने वाला था, जिस समय लालू का सरकार था। इनकी कहानी सही है। ये जो बोल रहे हैं ये तो खैर अनजान है। उस समय की बात है जिस समय हमारे देश में जीएसटी लागू नहीं था। आज जीएसटी लागू है, जिसके चलते आपका अर्थव्यवस्था बिहार का मजबूत हुआ है। उस समय अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर पर थी, जिसके कारण हमारे बिहार में या हमारे गांव में विकास नहीं था। आज हम मजबूत हुए हैं, हम मेहनत की है। किसकी सरकार में मजबूत हुए? हम सरकार जो भी हमारी प्रेजेंट सरकार थी, हम उसमें मजबूत जरूर हुए, लेकिन अपने मेहनत से मजबूत हुए। शिवहर आज पूरे बिहार में पिछड़ा क्यों है? आज नालंदा, हमारे सर ने बताया कि नालंदा क्यों विकसित हो गया। आज हमारे इस यहाँ शिवहर में आरटीआई कॉलेज खुला हुआ है, एनएम कॉलेज खुला हुआ है। कहाँ के विद्यार्थी उसमें? नालंदा के विद्यार्थी भरा पड़ा है। क्यों शिवहर का विद्यार्थी उसमें नहीं गया? क्या कारण है? कहीं के भी विकास की जो बात होती है वह कंपेयर किया जाता है कि पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या है और फ्यूचर में विजन क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज से जब राजद का कार्यकाल था, उस समय शिवहर से मुजफ्फरपुर अगर पहुंचना है, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसका अगर शिवहर में इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज होगा मुजफ्फरपुर जाकर, हो सकता है उसका ऑपरेशन हो, ठीक है, या ऐसे ही किसी कार्य से जा रही है, तो रोड में इतना गड्ढा हुआ करता था कि 7 महीने 8 महीने का प्रेग्नेंट महिलाएं, उनका एवर्सन हो जाया करता था रास्ते में ही गड्ढा होने के कारण। क्या आज यही स्थिति है? आज यही स्थिति नहीं है। और रही बात जैसे कि बहुत लोग अभी जैसे हमारे वशिष्ठ चाचा जी बोले हैं कि किसानों का आय दुगुना, तो होता क्या है कि अगर पहले छोटा जी अगर पहले उपजा होता था कट्ठा में 20 केजी, आज हो रहा है कठमन, तो आय दुगुना हुआ या नहीं हुआ? और ये क्यों हुआ? चूंकि राजद के काल में कहीं बिजली थी ही नहीं। आज नरेंद्र मोदी के काल में, माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में सरेहा तक में बिजली है और हर जगह ट्रांसफार्मर है, जिससे हर खेत में पानी पहुंच रहा है और किसान की आय दुगुनी हो रही है। साथ ही बेरोजगारी का जो लोग बात कर रहे हैं, इसका सबसे मुख्य कारण, मेरा प्रश्न होगा हमारी मैडम नूतन माला जी से कि बेरोजगारी का मुख्य कारण मैं समझता हूं जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि। तो इनकी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून कब लाएगी, ये इंडिया हमको बतावे। देखिए, लोग कहते हैं कि विकास,
चाचा विकास तो यही किए हुए हैं, ठीक है, कि शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं है। चाचा रोजगार दिए हैं, घर घर शराब मिलता है, दिखाई देता कहीं नहीं है। यही तो विकास किए हैं चाचा। एक मिनट बात कह रहे हैं। आज महागठबंधन प्रत्याशी का हस्बैंड आज शिवहर में खड़ा है। आज पहली बार इनको हम देखे हैं और ये शिवहर के बोलने ही नहीं दे रहे। देख लीजिए, बोलने नहीं दे रहे। आज शिवहर के धरती पर खड़ा होकर शिवहर का अपमान कर रहे हैं। हम लोग का तुलना शिवहर के कर रहे, भिखमंगा के शिवहर हो गया। ये हम लोग का जो है तुलना भिखमंगा के तरह शिवहर का कह रहे हैं कि भिखमंगा है। हम लोग का तुलना भिखमंगा से कर रहे हैं। आज पहला बार तो पहले हम इनको देखे। दूसरी बात, आनंद मोहन जी को जो लोग कहते हैं बाहरी है भीतरी है, रितु जायसवाल जी का घर कौन सा शिवहर 0 माइल पर बना हुआ है? आनंद मोहन जी का ये कर्मभूमि है और यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। रितु जायसवाल जी आज चुनाव से पहले एक बार भी शिवहर आने का काम किए हैं। ये लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेडक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। ये पीएम का विपक्ष पर करारा प्रहार है। भारत माता के जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में जनसभा की और मंच से इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने झारखंड और बीजेपी के अनोखे रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासियों की उपेक्षा की। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम के निशाने पर जेएमएम भी रही। शराब घोटाला, अवैध खनन और जमीन घोटाले जैसे मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक तरीके से प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं, तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इन दिनों देश की सियासत में संविधान और आरक्षण का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चाईबासा की धरती से 2 टूक कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया। आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे ने रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीएम ताबड़तोड़ जनसभा और रैली के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के युवा से मेरा एक ही मैसेज है,
डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर 9 साल में किए है क्या हम, जनता हिसाब लेगी, मोदी जी देंगे देंगे। 400 के पार जाई हो, बीजेपी के अब की सारा कार्य आई हो। पलट के पलट अब किसे रे काम आई ललटनी। मोदी ऐसन सच्चा सेवक, जनता किसान लोग के जनवा, नेताजी तोहरे घराना। 370 के सुन ले हो खबर कहानी, मोदी जी के डर से थर थर कांपे पाकिस्तानी। डॉक्टर साहब, बरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने? एक दिन पहले ही तो रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर सजाई गई थी, लेकिन रात बीती और खेला बदल गया। प्रियंका चुनाव से आउट हो गईं और राहुल ने रायबरेली में एंट्री कर ली। निष्कंटक, निरापद और बिल्कुल सेफ सीट की तलाश में राहुल गांधी ने रायबरेली चुना है। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है के.एल. शर्मा। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और अब की बार राहुल ने अमेठी छोड़ा तो उसे के.एल. शर्मा जी को पकड़ा दिया। स्मृति ईरानी जैसी जुझारू और कद्दावर नेता के सामने शर्मा जी कितना टिक पाएंगे, कहां तक टिक पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली कितनी सुरक्षित सीट है, इसका हिसाब किताब जरूर देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के लिए जैसी अमेठी वैसी रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट, परंपरागत सीट, कांग्रेस का गढ़ रही सीटें हैं। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले।
राहुल गांधी का जिम्मेदारी है। उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूल। और देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 7,000 समर्थक के साथ अब जेडीयू में रणधीर सिंह शामिल होंगे। तो आरजेडी पर धोखाधड़ी का इन्होंने आरोप लगाया है। आरजेडी के खिलाफ अभियान चलाने की बात रणधीर सिंह ने कही है। साथ ही ये भी खबर है कि महाराजगंज से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये चर्चा लगातार थी कि तैयारी वो कर रहे हैं। इस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टनशिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। ये पीएम का विपक्ष पर करारा प्रहार है। भारत माता के जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में जनसभा की और मंच से इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। पीएम न्यूज़ डायरेक्ट। फ्रेश ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग दूध तक से नहाते हैं, पर मेरे पास है लंदन ग्लो फेस पाउडर जो दे फ्रेश ग्लोइंग स्किन। इसमें 4 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। राजीव प्रताप रूडी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। रोहिणी के वकील ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही खबर भी कि राजीव प्रताप रूडी का भी जो नामांकन है वो स्वीकृत हुआ है। रोहिणी के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी, तो दोनों तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकृत हो चुका है। बीजेपी के अनोखे रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासियों की उपेक्षा की। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम के निशाने पर जेएमएम भी रही। शराब घोटाला, अवैध खनन और जमीन घोटाले जैसे मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक तरीके से प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं।
तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इन दिनों देश की सियासत में संविधान और आरक्षण का मुद्दा गर्म है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चाईबासा की धरती से दो टूक कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने वार किया। आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे ने रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पीएम ताबड़तोड़ जनसभा और रैली के जरिए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। अरे डरो मत, भागो मत। आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े सस्पेंस पे से पर्दा हटा तो मंच पर दिखा पूरा गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और साथ में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैटल ऑफ रायबरेली के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और फैसले का अंतिम वक्त। राहुल गांधी अमेठी से मैदान में क्यों नहीं उतरे? अब की बार रायबरेली क्यों चुने?